लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ राधे। सबसे पहले तो मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मेरे पहले वीडियो को इतना सपोर्ट किया और उसे इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया। आगे आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को अपना प्रेम ऐसे ही देते रहेंगे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। आप भी मुझसे ये विश्वास रखिए कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ इकट्ठा करके आप तक साझा करता रहूँगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि समांतर श्रेणी में और कौन से ऐसे तथ्य हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें सीखना है और जानना है। देखिए, जब हम लोगों ने कल समांतर श्रेणी यानी पिछले वीडियो में जो हमने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा उसको मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एपी वाले जो वीडियोज़ हैं उसको आप देख सकते हैं, उससे आप जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। कल मैंने बताया था कि संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें दोनों पदों का अंतर जो है हमेशा नियत रहता है। यानी आप एक बार देख लीजिए, एपी का मतलब ये है कि अगर कुछ इस तरीके से संख्याओं का समूह दिया गया है तो ये एपी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके हर एक पदों का जो अंतर निकालिएगा, या फिर आप ये कहें कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक अगला पद अपने पिछले पद में नियत संख्या और निश्चित संख्या के जोड़ने से प्राप्त हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 में +2 हुआ है, 4 में भी +2, 6 में भी +2 और 8 में भी +2। तो आप ऐसी संख्याओं के समूह को एपी कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर जो है यानी कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 2 है। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी समांतर श्रेणी की बात होगी आप ध्यान रखिएगा कि ये बीजगणित का एक भाग होता है। यानी ये बीजगणित के अंतर्गत, अलजेब्रा के अंतर्गत पढ़ा जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर मैंने बताया था कि एपी जो होती है, ऐसे तो बहुत सारी एपी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन 10th क्लास के लिए एपी बस 2 ही होती है। पहला है वैसी एपी जिसका कोई अंत हो, यानी अंतिम पद दिया हो। अंतिम पद जिसका दिया रहता है, जिस एपी का अंतिम पद दिया हो उसे हम परिमित एपी कहते हैं। ध्यान रखिए, परिमित एपी कहते हैं जब अगर अंतिम पद ज्ञात हो। अगर अंतिम पद नहीं दिया हो तो उस एपी को अपरिमित एपी कहते हैं। ये हमने सीखा था। एक बार फिर से आप देख लीजिए, अंतिम पद दिया हो यानी जिसमें अंतिम पद हो। जैसे ये इस एपी को देखिए, इस एपी में अंतिम पद आपको 10 दिया हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम किसी अन्य एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर नोट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 ... अब इसमें अगर आप अंतिम पद को ढूंढेंगे तो इसमें अंतिम पद नहीं दिया गया है। तो जिस एपी में अंतिम पद नहीं दिया हो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। यानी ये जो एपी है अपरिमित होगी। आज हम कुछ नया सीखते हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं। कुछ चीज़ों को आप नोट कीजिए। जैसे देखिए, अगर कोई एपी आपको दी गई हो, जैसे इस तरीके का कोई एपी दिया हो, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला सदस्य है, पहला जो सदस्य है इस एपी का, उसे T1 या A1 से सूचित करते हैं या A से सूचित करते हैं। T1 या A1 होता है। अगर किसी अगले पद में से उसके पिछले पद को घटाते हैं, जैसे ये 9 के लिए 6, 12 के लिए 9, 15 के लिए 12, यानी कि अगर हम किसी भी अगले पद में से उसके पिछले पद को घटाते हैं तो हमें सार्व अंतर मिलता है। ध्यान रखिएगा, सार्व अंतर मिलता है जब किसी भी पद को उस पद में से अगर उसके पिछले पद को हम हटाएं। जैसे यहाँ पर अगर हम सार्वअंतर की बात करें, ध्यान रखिए आप सार्वअंतर को डी से सूचित किया जाता है। इसका पूरा नाम जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है। यानी वैसा डिफरेंस जो हर जगह कॉमन हो, इसके लिए डी का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, अगर मैं इस एपी के लिए डी निकालूं तो T2 - T1 कोई भी अगला पद लेकर उसके पिछले पद को घटा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो डी कहलाएगा। जैसे 6 में से मैंने 3 को माइनस किया तो आपको 3 मिला, यानी यहाँ पर डी 3 होगा। किसी को भी देख लीजिए, जैसे 15 में से 12 को माइनस कीजिएगा 3 ही मिलेगा, 12 में से 9 को माइनस कीजिएगा 3 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एपी है। अब थोड़ा हम इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, सार्व अंतर
सार्व अंतर यानी डी धनात्मक कॉमा ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। आप ध्यान रखिएगा कि सार्व अंतर जो है धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर में भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आगे के क्वेश्चंस में ऐसे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, यानी क्वेश्चन के थ्रू आप समझेंगे कि कौन सा एपी धनात्मक है, किस एपी का सार्व अंतर धनात्मक है, किसका ऋणात्मक है, किसका शून्य है, उसको हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई एपी ऐसी दी गई हो, -3, -6, -9, -12, यहाँ तक एपी दी गई हो। अब इसका जब आप डी निकालिएगा, ध्यान दीजिए, T2 - T1, T2 यानी टर्म 2 यहाँ पर -6 है, देखिए -6 माइनस 3 को कीजिएगा तो आपका आंसर होगा -6 माइनस प्लस यानी 3 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो -6 में से 3 को घटाइएगा -3 हो जाएगा। ये जो है देखिए ऋणात्मक, यानी कि सार्व अंतर नोट कीजिएगा, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। अब हम एपी के व्यापक रूप को देख लेते हैं। अगर कोई आपसे एपी का व्यापक रूप पूछे, देखिए ध्यान से, एपी का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म, आप नोट कीजिए, एपी का व्यापक रूप ये होता है a, A + t, A + 2d, A + 3d, A + 4d, a + n-1d, यानी जितना टर्म आपको निकालना है वहाँ तक आप लिख सकते हैं। यही एपी का व्यापक रूप कहलाता है, जनरल फॉर्म कहलाता है। अब देखिए ये कैसे होता है, इस व्यापक रूप के माध्यम से हम किसी एपी को कैसे सजाते हैं, या दी गई एपी इस रूप में कैसे होती है, इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे आपके पास कोई एपी है जो इस तरीके से है, मान लीजिए ये आपके पास एपी है। आप इस एपी को देखिए कि इस फॉर्म में है या नहीं, क्योंकि हर एक एपी का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म जो होता है इसी रूप का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे देखिए आपको पता है कि ए के बराबर क्या है, 2, पहला सदस्य हमेशा ए के बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया है। तो देखिए ए बराबर 2, और एक चीज़ आप निकाल लीजिए डी, तो डी के लिए अगले पद में से पिछले को घटाना पड़ता है। तो मान लीजिए 4 में से 2 घटाइए आप, देखिए T2 - T1, 4 में से 2 को घटाइएगा 2, यानी आपके पास डी मिल गया और ए मिल गया। अब हमें चेक करना है कि इस रूप का होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए मैंने T1 बराबर a बराबर 2 लिखा। T2 ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ये जो है T1 को कर रहा है सूचित, T2 को ये कर रहा है, ये T3 को कर रहा है, ये T4 को कर रहा है, ये T5 को कर रहा है, और ये जो भी टर्म दिया जाए आपको जहाँ तक जाना हो उसके लिए कर रहा है। तो T2 = देखिए क्या है, a + d। अब आपको a ऑलरेडी पता है कि 2 है और d हम लोगों ने ज्ञात किया है 2 है। तो देखिए T2 बराबर 4, T3 बराबर देखिए क्या है यहाँ पर, a + 2d। अब a हमें मालूम है कि 2 है, 2 फार्मूला का, और d निकाले हैं हम लोग 2। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 + 2 × 4 यानी 6। ठीक है, ऐसे ही आप T4 निकाल लीजिए। T4 क्या है हमारा, a + 3d, तो a + 3d कर लेंगे। a आपको पता है कि 2 है, 3d यानी 3 गुना d की जगह पर 2, तो 2 + 3 × 6 यानी 8। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपकी एपी है, एपी का पहला पद 2, ठीक है, इस फॉर्म यानी व्यापक रूप के जो जनरल फॉर्म है उस पर अगर हम लोगों ने रखा तो क्या हमें एपी प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही। इसको देखिए, पहला टर्म 2 आ ही गया, दूसरा निकाले तो 4, तीसरा निकाले तो 6, चौथा निकाले तो 8। जब इतना निकालें तो हमें ये अनुभव हो गया कि आने वाला यानी अगला टर्म भी ये होगा। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एपी का व्यापक रूप a, + d, a + 2d, a + 3d, और ऐसे करके जितना टर्म निकालना है वहाँ तक होता है। एक चीज़ और भी है कि जब भी आपसे सवाल में टर्म निकालने को पूछें तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको आप देखिए। पहले तो आपको पता है कि T1 जो होता है a के बराबर होता है, तो जो a दिया रहेगा यानी पहला पद वो T1 के बराबर होगा। T2 अगर निकालना है
तो ए प्लस डी यानी कि उस ए पी का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। अगर T3 निकालना है तो ए प्लस 2D। अब यहीं से आप थोड़ी सी समझ को विकसित कीजिएगा कि अगर तीसरा टर्म पूछेगा तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, यानी यहाँ चौथा टर्म पूछेगा तो 3 से गुना करेंगे। अगर आपसे पाँचवा पूछे तो ए प्लस 4D यानी 4D। अगर 6 पूछे तो ए प्लस 5D। यानी कि कोई भी टर्म पूछे आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। तो चलिए उस फॉर्मूले को यूज करके कुछ मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए, आप सबसे पहले एक फॉर्मूले को नोट कीजिए, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ n जो है वो दिया गया पद है, दिया गया पद। a जो है आपको पहला पता है कि किसी एपी का पहला पद होता है, n पता ही है, और d जो है उसे हम सार्व अंतर कहते हैं। अब देखिए इससे सवाल कैसे बनते हैं उसको आप देखिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए ये एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 है। आप लोगों के पास भी ये अगर एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप इसके एक्सरसाइज 5.1 यानी प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिएगा। इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा वो। जैसे देखिए सवाल 2 मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ, आपके पास बुक होगा तो देख लीजिएगा। कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित हैं। यानी कि आपको 4 पद निकालने हैं, 4 पद ज्ञात करने हैं। तो 4 मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप किताब से देख लीजिएगा। 4 पद यानी कैसा, उसके अगले 4 पद कब, जब ए दिया है आपका 10 और डी दिया है 10। अब देखिए इस फॉर्मूले के माध्यम से हम कैसे बनाएंगे, आप सॉल्व कीजिए। जैसे देखिए ये फॉर्मूला है, तो पहला पद दिया है, दूसरा पद तो दिया नहीं है, सिर्फ डी दिया है। आप पिछले वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हैं या फिर इस पर भी बना सकते हैं। जैसे देखिए अगर आपको ए तो पता है, हल करेंगे। A2 निकालने के लिए n की जगह पर 2 यानी दूसरा पद हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला देखिए यहाँ पर a है, a यानी 10 प्लस n यानी दूसरा ज्ञात करना है -1 और d आपको 10 दिया है। तो 10 प्लस इसको सॉल्व कीजिए, 2 में से 1 गया 1 गुना 10 यानी 10 प्लस 10 20। आपका दूसरा पद 20 हो जाएगा। इसे आप A2 या T2 कुछ भी कह सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया है। अब देखिए A3, आप तीसरा पद देखिए, n की जगह पर 3 रखिए। तो a आपको दिया है 10 प्लस n है यहाँ पर, n के लिए हमारे यहाँ 3 है, तो 3 माइनस 1 गुना d यानी 10। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 प्लस 3 में से 1 गया 2 गुना 10 यानी 10 प्लस 2 गुना 10 यानी 20। अगला पद हो जाएगा 30। आपको इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं, यानी हमारा पहला ये निकल गया, दूसरा ये निकल गया। फिर देखिए अगला इसका निकालते हैं A4। तो A4 यानी n की जगह आपको 4 रखना है, a आपको दिया है प्लस n यानी 4 माइनस 1 और d दिया है। तो देखिए 10 प्लस 4 में से गया 3 गुना 10 यानी 10 प्लस 30 40 आ जाएगा। फिर इसका अगला पद यानी 5वां पद आप निकाल सकते हैं, a प्लस n की जगह पर आप 5 रखिए -1 गुना 10। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 में से गया 4 गुना 10 यानी 10 प्लस 40 बराबर 50। अब देखिए इससे जो आपकी AP बनेगी, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। हालांकि देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। इसका AP हो जाएगा, पहला पद तो दिया है 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40, पाँचवा 50, आंसर हो जाएगा। आपसे दी गई AP नहीं दिया था, A और D के माध्यम से आपको 4 पद यानी इसके अगले 4 पद ज्ञात करने थे। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। जो पद निकालना हो उससे हम n मानेंगे और जहाँ जहाँ n है उसको रख देंगे, और ऐसे आप AP जितने भी पदों तक निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये था।
फिर देखिए आपको तीसरा जो सवाल है आपकी एक्सरसाइज का, इसके आधार पर बहुत सारे दिए गए हैं सवाल, आप सॉल्व कीजिएगा। जो सवाल ज़्यादा प्रॉब्लम वाला लगेगा या फिर जिसमें कठिनाई होगी आप उसे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। आप विश्वास रखिए उसका सोल्यूशन मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, बस आप कमेंट्स में बताते रहिए। तो देखिए अगला जो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ आपको। आपके पास किताब होगा, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। यानी एपी दी गई है, आपको कोई एपी दी गई है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला बना रहा हूँ, इसके आधार पर आप जो भी दिए गए सवाल है उसको बनाइएगा। नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे एपी दिया हुआ है 3,1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, देखिए ऐसे ही एपी को हम अपरिमित एपी कहते हैं, क्योंकि देखिए इसका अंतिम पद ज्ञात नहीं है। अब चलिए आपसे सवाल पूछा है कि इसमें आपको पहला पद ज्ञात करना है और कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है, यानी इसमें आपको ए बराबर क्या होगा और डी बराबर क्या होगा। तो देखिए आप, मैंने आपको बताया है कि एपी का जो पहला सदस्य होता है उसे ही हम पहला पद मानते हैं। तो ए बराबर तो आपको दिख गया कि 3 होगा, तो ये तो आंसर हो जाएगा। फिर डी निकालने के लिए मैंने बताया कि किसी भी अगले पद में से अगर पिछले पद को घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो डी होता है। तो आप किसी एक को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं इसको और इसको लेता हूँ, तो d = T2 - T1। यहाँ पर T2 में 1 को लेता हूँ, माइनस T1 की जगह पर 3 है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक बड़ा है और 3 छोटा है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक में से जब 3 जाएगा तो -2। तो इस तरीके से भी सवाल आपको दिए जा रहे हैं, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सब आसान सवाल है। एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसको मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन एक्चुअली मैं इस फॉर्मूले पर कुछ बताने वाला था, या इस फॉर्मूले पर आपको सोचा कि बता दूं तभी उसे सॉल्व करूं। वो वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियोज़ में। ये वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर भी देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं और सॉल्व करा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको इस तरीके का एपी दे दिया जाए, देखिए इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा सवाल है कि एपी की जगह पर दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। ये भी देखिए अपरिमित एपी है, इसमें भी आपसे ए पूछ रहा है। तो देखिए इसका ए क्या होगा, आपको पता है कि पहला सदस्य ए कहलाता है, तो ए तो मिल गया डायरेक्टली। डी निकालने के लिए किसी भी अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं, जैसे कि इस बार इसमें से नहीं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, कोई भी घटा लीजिए। T3 - T2, देखिए T3 की जगह पर है 9/3 -5/3। जब 3 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, ये एक बार में कट जाएगा तो 9 का 9 ही, ये भी एक बार में कट जाएगा तो 5 ही, 9 में से 5 गया 4/3, ये आपका डी हो जाएगा। तो इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप एपी के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिए, अच्छे से उसका अध्ययन कीजिए, अपने एनसीईआरटी के बुक में जो भी सवाल दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन आप खुद से निकालिए, कोशिश करिए कि बने। जो नहीं आ रहे हैं उसको कमेंट्स में बताइए। मैं अब अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आसान से आसान कैलकुलेशन के माध्यम से या आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। आज की वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज में दिए गए सवालों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसके पिछले वीडियोस को भी अच्छे से देखें, और अगर अच्छा लगे, अगर आपको इससे कोई जानकारी मिले, हेल्पफुल लगे अगर, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य छात्रों तक भी ये पहुंच सके। ये मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है जो मैंने अभी कुछ महीने पहले शुरू किया है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए आप सबका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक सपोर्ट मुझे भी प्रदान कीजिए ताकि मैं भी कुछ अच्छा कर सकूं, मैं भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रह सकूं, मेरा भी एक्साइटमेंट बना रहे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।